हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग पिछले क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे आईएएस मास्टर पब्लिकेशन के बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करना, एसएससी प्रीवियस ईयर। तो हम लोग उसी को आज कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 हमने पिछले वीडियो में शूट कर लिया था 10 तक सॉल्यूशन, और आज हम लोग क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 11 यहाँ है, द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज गिवन एज। यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में रिलेशन यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसको हम लोग जानते थे, ई इक्वल टू फॉर्मूला होता था आपका 2n इंटू वन प्लस म्यू। ये फार्मूला हम लोग जानते थे। तो यहाँ पे पॉइजन रेशियो को म्यू और 1/m दोनों लिखते हैं, ये आपको हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में। तो इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ ए पीस अंडर टेंशन इंडिकेट्स इट। तो आंसर इसका आपका डक्टिलिटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। देखिए मैं पढ़ता हूँ, द डक्टिलिटी, द परसेंटेज elongation of the piece under tension indicates its ductility, the property of a material by which a material can be drawn out in tension before it fracture. The ductility can be measured by the done using the tension test. ठीक है, यहाँ पर स्टिफनेस भी लिखा हुआ, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ये है, द स्टिफनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलास्टिक बॉडी टू डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन बाय एन अप्लाई फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द रिलेशन बिटवीन ई एंड एन। सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी आपको कौन हो जाएगा, ई इक्वल टू बी हो जाएगा, ई इक्वल टू 2n इंटू 1 प्लस म्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड एज। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, यंग्स मॉडुलस, जिसको ई से डिनोट करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस के से डिनोट किया जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। शियर मॉडुलस जी से डिनोट किया जाता है, शियर मॉडुलस को हम सी से भी डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट किया जाता है और जी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ रहेगा। और शियर मॉडुलस इक्वल टू होता है शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, और शियर मॉडुलस को ही बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट है पॉइजन रेशियो, जो म्यू से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन को ही लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोला जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, द लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो इज। तो पॉइजन रेशियो का लिमिट कितना होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि पॉइजन रेशियो का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के 0.5 तक होता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा, द लिमिट वैल्यू। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो रेंज बिटवीन 0 to 0.5। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द डक्टिलिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम। इनमें से किसका जो डक्टिलिटी है वो मैक्सिमम है, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, रॉट आयरन और पिग आयरन। तो डक्टिलिटी उसका मैक्सिमम होगा जिसमें कार्बन का परसेंटेज कम होगा। तो कार्बन का परसेंटेज सबसे कम कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो रॉट आयरन जो होता है वो कार्बन आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, तो इसमें कार्बन का परसेंटेज उतना ही कम होगा, सबसे कम होगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। कार्बन का कंटेंट हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा डक्टिलिटी जो है वो घटता जाता है। देखिए, माइल्ड स्टील में कार्बन जो है वो 0.3% से कम रहता है।
वहीं अगर हम कास्ट आयरन में देखते हैं तो 2 से 2.5% तक रहता है। वहीं अगर हम रॉट आयरन में देखते हैं तो 0.08% से कम रहता है कार्बन। सबसे ज़्यादा कम कार्बन इसी में रहता है, इसलिए इसका डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। और पिग आयरन की बात करें तो पिग आयरन में 4% रहता है कार्बन। यहाँ पे आगे देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डक्टिलिटी, सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी हो जाएगा रॉट आयरन में, उसके बाद आपका हो जाएगा माइल्ड स्टील में, उसके बाद आपका हो जाएगा कास्ट आयरन में, उसके बाद आपका हो जाएगा पिग आयरन। ठीक है, यहाँ पर नोट पॉइंट देखिएगा लिखा हुआ है द एज आयरन कंटेंट इंक्रीज कार्बन कंटेंट इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे हम कार्बन कंटेंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा डक्टिलिटी डिक्रीज होगा और अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील इंक्रीज। और लेकिन जो स्टील का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ रहेगा वो हमारा इंक्रीज होगा। और है कोरोजन रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देखिए स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ सॉलिड इज गिवन एज, स्ट्रेन एनर्जी जो किसी सॉलिड में स्टोर होता है वो दिया जाता है। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए इस तरह से इसका आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूला स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेन को है वो सिग्मा बाई ई में चेंज करके स्ट्रेस सिग्मा स्क्वायर बाई ई लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है। तो स्टील का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो आपका होता है 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो भी इज गिवन बाय। तो फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे पॉइजन रेशियो क्या इस बार भी से डिनोट किया है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, यहाँ पे शियर मॉडुलस इक्वल टू फार्मूला लिख दिया है, फार्मूला आपका वही है जो हम लोग पहले लिखा करते थे, ई इक्वल टू 2g × 1 + μ। तो फार्मूला वही है, सिर्फ चेंज कर दिया थोड़ा सा, जी को इधर लेकर आ गया है, ई को इधर लेकर चल गया है। तो देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन डी आइडेंटिफाई द, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 है आइडेंटिफाई द इरोनेस स्टेटमेंट माइल्ड स्टील। मतलब कि माइल्ड स्टील में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट है हैज 2 यील्ड पॉइंट, तो सही है। माइल्ड स्टील में हम लोग को 2 यील्ड पॉइंट मिलता है। इज ए डक्टाइल मटेरियल भी है। अगर हम लोग थर्ड देखें तो थर्ड है आपका हैज अ स्मॉल परसेंटेज इलोंगेशन एट फेल्यूर। तो ये जो है वो आपका गलत है। ठीक है, थर्ड जो ऑप्शन है आपका गलत है। फेल्यूर पे इसका जो होता है वो इलोंगेशन ज़्यादा होता है। माइल्ड स्टील का कर्व जो होता है वो कैसे होता है, माइल्ड स्टील का कर्व जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे फेल्यूर पॉइंट है, तो यहाँ पे इसका इलोंगेशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है का स्मॉल परसेंटेज इलोंगेशन। तो ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन 23 द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन ऑफ कॉन्क्रीट, इट इंडिकेट्स डैट स्टील इज। मतलब कहने का यह है कि स्टील का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो ज़्यादा होता है कंक्रीट के कंपैरिजन में।
तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या इंडिकेट करता है, तो जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा डक्टाइल रहेगा, ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इंडिकेट डेट स्टील इज मोर इलास्टिक, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए स्टील का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो होता है आपका 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², और कंक्रीट का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो होता है आपका 5000√fck। ठीक है, तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कि इसका इतना होता है स्टील का, और कंक्रीट का इतना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, द वर्किंग स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी। वर्किंग स्ट्रेस जो होता है किसी भी मटेरियल का वो कितना होता है, तो ऑप्शन ए है आपका इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस, गलत है। इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस, ये भी गलत है। लेस देन यील्ड स्ट्रेस, ये आपका सही है। ठीक है, मोर देन यील्ड स्ट्रेस गलत है। वर्किंग स्ट्रेस जो होता है, वर्किंग स्ट्रेस कैसे निकालता है, तो यील्ड स्ट्रेस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड देने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस, तो ये हमेशा होगा लेस देन यील्ड स्ट्रेस। अगर इसको हम लोग देखें, यहाँ पे पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, वर्किंग स्ट्रेस इज ऑल्सो वर्किंग स्ट्रेस इज नोन एज मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस डेट ए मटेरियल कैन बी सब्जेक्टेड टू अंडर सर्विस लोड। ठीक है, ये सब यील्ड अल्टीमेट का ये सब पॉइंट दिया हुआ है। यील्ड स्ट्रेस क्या है, तो यील्ड स्ट्रेस इज द स्ट्रेस एट विच द मटेरियल डिफॉर्म परमानेंटली, और अल्टीमेट स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो इज द स्ट्रेस एट विच द मटेरियल फेल। मतलब कि जब मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा तो उसको हम लोग बोलेंगे यील्ड स्ट्रेस, और जब मटेरियल जब फेल हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा, आपका सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा वो अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाएगा, उसके बाद आपका यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा, उसके बाद आपका वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ए मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ इट। किसी मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल कब बोलेंगे। ए ऑप्शन है आपका हैज लिटिल प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज, बी है हैज लॉन्ग इलास्टिक इलोंगेशन रेंज, सी है कुड बी हैमर्ड इनटू ए वेरी थिन शीट, और डी है आपका सो लार्ज इलास्टिक स्ट्रेन। तो इसका आंसर जो है वो आपका वो हो जाएगा आपका बी हैज लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज। ठीक है, डक्टाइल कोई मटेरियल को हम कब बोलेंगे, जब हम लोग माइल्ड स्टील का जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनाते हैं, तो इसमें जो ये वाला जो रेंज होता है, ये वाला रेंज वो आपका होता है प्लास्टिक रेंज। तो इसी रेंज का बात हो रहा है कि जब प्लास्टिक रेंज अगर लंबा रहेगा तो वो जो मटेरियल होगा वो डक्टाइल मटेरियल होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट भी लिखा हुआ है वो भी देख लीजिए। डक्टाइल मटेरियल हैज लॉन्ग प्लास्टिक रेंज इलोंगेशन रेंज, मटेरियल डेट अंडरगोज लार्ज स्ट्रेन बिफोर फेलुअर आर क्लासिफाइड एज डक्टाइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज। पॉइजन रेशियो कैसे डिफाइंड होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। 27, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिफाइंड एज। तो नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, तो ये होता है आपका बल्क मॉडुलस, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो रिलेशन आपका लिखा हुआ है, ये रिलेशन एक E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू, E इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू, और यहाँ पे E इक्वल टू 9 kg
बाई 3k प्लस जी। ठीक है, ये रिलेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू इक्वल टू 3k माइनस 2g बाई 6k प्लस 2g। ठीक है, तो इसको आप लोग, ये सारे को आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्रेस एज। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि शेयर मॉडुलस। तो शेयर मॉडुलस क्या होता है? शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप लोग का सी हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं। क्वेश्चन 29। रिएक्शन एट सपोर्ट ए इज। यहाँ पे रिएक्शन निकालना है सपोर्ट ए पे। तो सपोर्ट ए पे रिएक्शन कैसे निकलेगा? तो हम लोग मान लेते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी इक्वल टू 0। तो बी का जो मोमेंट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, वो 0 हो जाएगा। और इक्वल टू यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 20 किलो न्यूटन का फोर्स, और यहाँ से अगर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और 100 200 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम प्लस कर देते हैं और एक ए का जो रिएक्शन दे रहा है आर ए वो, और इसमें मल्टीप्लाई कितना से होगा? 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इसको हम इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा। और बराबर में 100 ए, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि ए इक्वल टू आपका बच जाएगा 40। और 40 जो आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो ए हो जाएगा आपका 40 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट ए को अपवर्ड माने थे, तो माइनस में आया तो डाउनवर्ड होगा। इसका सोल्यूशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक और हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है। The ability of a material to observe a strain energy till the elastic limit is known as। तो इलास्टिक लिमिट तक एबिलिटी जो होता है मटेरियल का स्ट्रेन एनर्जी ऑब्जर्व करने का, वो आपका कहलाता है रेजिलेंस। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है, यहाँ पर आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।